लेट्स माइक आज का अखबार। आज का अखबार में आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उस बदलते युद्ध समीकरण की, जहां बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान को अपनी आखिरी जीत के तौर पर देख रहे हैं। साथ ही समझेंगे सूडान के उस भूले हुए संकट को, जहां अब्दुल फतन अल बुरहान और मोहम्मद हमदान डैगलो की लड़ाई ने पूरे देश को मानवीय त्रासदी में बदल दिया है। और आखिर में जानेंगे क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ये सवाल उठ रहा है, क्या मशीनें हमारी रचनात्मकता को भी धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, नेतन्याहू लेबनान को अपनी आखिरी जीत के रूप में देख रहे हैं। इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का भी मुद्दा बन चुकी है। लेख के मुताबिक इजराइल लंबे समय से हजबुल्लाह को अपनी उत्तरी सीमा के लिए खतरा बताता रहा है और उसी तर्क के आधार पर लेबनान में कार्रवाई को सही ठहराता है। लेकिन लेखक का कहना है ये रणनीतिक कारण असल वजह नहीं है। लेख के अनुसार असली कारण घरेलू राजनीति है। गाजा में हमास के खिलाफ और ईरान के साथ टकराव में कोई स्पष्ट जीत हासिल ना कर पाने के बाद नेतन्याहू को एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो जीत दिखा सके। ऐसे में लेबनान उन्हें सबसे आसान लक्ष्य नजर आता है। कमजोर राज्य, बटी हुई राजनीति और सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह। लेख ये भी बताता है कि इसराइल की मांग है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म किया जाए, लेकिन इसके लिए लेबनान पर पूर्ण कब्जा करना पड़ेगा, जो एक लंबा और खतरनाक युद्ध होगा। इसके बावजूद दक्षिणी लेबनान में गांवों को नष्ट करने और आबादी को खदेड़ने जैसी कार्रवाइयों को लेखक गाजा जैसी रणनीति का विस्तार मानता है, जहां आम नागरिकों को भी इस संघर्ष की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेख के मुताबिक नेतन्याहू के लिए ये सिर्फ सैन्य अभियान नहीं, बल्कि राजनीतिक आखिरी मौका है, ताकि वो अपने मतदाताओं को दिखा सके कि उन्होंने देश को सुरक्षित किया। खासकर 7 अक्टूबर के बाद फैले डर और असुरक्षा के माहौल में हिजबुल्लाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई को एक वादा पूरा करने के तौर पर पेश किया जा रहा है। अंत में लेख ये संकेत देता है कि फिलहाल इजराइल और अमेरिका दोनों ही पूरी तरह बड़े जमीनी युद्ध से बच रहे हैं, क्योंकि इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। लेकिन अगर ये टकराव बढ़ता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। लेख का कूल संदेश ये है कि लेबनान में चल रही कार्रवाई सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक मजबूरी और जीत दिखाने की कोशिश का हिस्सा है, जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय सूडान में 3 साल के युद्ध पर गार्जियन की राय। लड़ाई जारी है, इसलिए मानवीय संकट भी जारी है। इसमें यह बताया गया है कि सूडान में पिछले 3 साल से चल रहा युद्ध अब एक भयावह मानवीय त्रासदी में बदल चुका है, लेकिन दुनिया का ध्यान उस पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी डेनिस ब्राउन तक को कूटनीतिक भाषा छोड़कर इसे खून खराबे से भरा अस्वीकार्य संकट कहना पड़ा। लेख का कहना है कि दुनिया लगातार मानवीय मदद की बात तो करती है, लेकिन असली जरूरत युद्ध खत्म करने पर ध्यान नहीं देती। संपादकीय के मुताबिक 2023 में सत्ता के लिए आपस में भिड़े दो प्रमुख सैन्य गुट, अब्दुल फतन अल बुरहान की सेना और मोहम्मद हमदान डैगलो की पैरामिलिट्री ने देश को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया है। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों भूख और विस्थापन का शिकार हैं और राजधानी खार्तुम बर्बाद हो चुकी है। दारफुर जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने नरसंहार जैसे हालात बताया है। लेख ये भी साफ करता है ये सिर्फ आंतरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि बाहरी ताकतों की भूमिका ने इसे और भड़का दिया है। आरोप है कि यूनाइटेड अरब एमिरेटीज, सऊदी अरब और मिस्र जैसे देश अलग अलग पक्षों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे शांति की कोशिशें कमजोर पड़ रही हैं। यहां तक कि यूरोप पर भी आरोप है कि उसने पहले सूडान में ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जिसने आज के संकट को मजबूत किया। संपादकीय चेतावनी देता है कि मौजूदा वैश्विक हालात, जैसे ईरान युद्ध और घटती अंतर्राष्ट्रीय मदद की वजह से
सूडान में राहत कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि सामुदायिक रसोई तक बंद हो रही है और लाखों लोगों के सामने भुखमरी का खतरा है। अंत में लेख का संदेश बहुत स्पष्ट है। सिर्फ राहत सामग्री भेजने से ये संकट हल नहीं होगा। जब तक बाहरी ताकतें अपने हितों के लिए इस युद्ध को हवा देती रहेंगी, तब तक शांति संभव नहीं है। इसलिए ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अन्य देशों को दबाव बनाकर इस युद्ध को खत्म कराने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, वरना ये मानवीय संकट और गहराता जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख डोंट यूज एआई टू डू दिस। इसमें लेखक एक दिलचस्प और व्यंग्यात्मक अंदाज में ये बात समझाने की कोशिश करता है कि आज भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और कई काम आसान कर रहा है, लेकिन कला और रचनात्मकता के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। लेखक शुरुआत में मजाकिया तरीके से दिखाता है कि कैसे एआई अब रोजमर्रा के छोटे छोटे काम जैसे खरीदारी, समय प्रबंधन या याद दिलाने में बेहद उपयोगी हो गया है और लोग उस पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन इसी सहज और हल्के लहजे के बीच लेखक एक अहम बात रखता है कि एआई का सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब इसे कला, लेखन या रचनात्मक काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेख के मुताबिक अगर कोई कलाकार अपने विचार, कहानी या कला के लिए भी मशीन पर निर्भर हो जाए, तो वो अपनी मूल भूमिका ही खो देता है, क्योंकि कला का असली मतलब ही है खुद सोचना, खुद बनाना और उस प्रक्रिया से गुजरना, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लेख ये भी इंगित करता है कि एआई पर ज्यादा निर्भरता इंसान की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। साथ ही ये तकनीक अक्सर दूसरों के काम से सीखकर या उसे दोहराकर काम करती है, जिससे मौलिकता और नैतिकता पर भी सवाल उठते हैं। लेखक अपने अनुभव के जरिए ये दिखाता है कि जब उसने खुद एआई से मदद लेने की कोशिश की, तो उसे वही चीजें मिली जो पहले से मौजूद थी, यानी कुछ नया नहीं। आखिर में लेख का संदेश बहुत साफ और सीधा है। एआई का इस्तेमाल सुविधा के लिए करें, लेकिन रचनात्मक काम के लिए नहीं। असली कला मेहनत, संघर्ष और व्यक्तिगत अनुभव से निकलती है। अगर उस प्रक्रिया को ही हटा दिया जाए, तो जो बचेगा वो सिर्फ कंटेंट होगा, कला नहीं। इसलिए लेखक कहता है, अगर आप सच में कलाकार हैं, तो मेहनत से भागिए मत, बल्कि उसी में असली मूल्य छिपा है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय आरक्षण का फरेब, महिलाओं का कोटा और परिसीमन। इसमें ये तर्क रखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण को लागू करने की जो बड़ी पहल दिखाई जा रही है, उसके पीछे सिर्फ महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक खेल भी छिपा हो सकता है। लेख के मुताबिक संसद के आगामी सत्र में जो संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयक लाए जा रहे हैं, उन्हें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के नाम पर पेश किया जा रहा है। लेख ये सवाल उठाता है कि आखिर महिला आरक्षण को सीधे लागू करने की बजाय उसे जनगणना और परिसीमन से क्यों जोड़ा गया है। संपादकीय का दावा है कि ये एक राजनीतिक आवरण हो सकता है, जिसके जरिए लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण किया जाएगा। इससे उन राज्यों को फायदा मिल सकता है जहां जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी है और जहां सत्तारूढ़ पार्टी का आधार मजबूत है, जबकि कुछ दूसरे राज्यों को नुकसान हो सकता है। संपादकीय जनगणना में हुई देरी को भी इसी रणनीति का हिस्सा बताता है। 2021 में कोविड का हवाला देकर जनगणना टाली गई थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार देरी होती रही और अब इसे 2026-27 तक खिसका दिया गया है। इससे सरकार को परिसीमन की प्रक्रिया अपनी सुविधा के समय पर शुरू करने का मौका मिल गया, जो पहले 2031 के बाद होने की उम्मीद थी। कुल मिलाकर संपादकीय कहना चाहता है कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम को एक बड़े राजनीतिक एजेंडे के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी ऊपर से ये महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने का प्रयास दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये देश की संघीय संरचना और राजनीतिक संतुलन को बदलने का जरिया भी बन सकता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio.